आज जो हम टॉपिक करेंगे बच्चे वो पार्लियामेंट है। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान में रखना है बच्चे कि जो पार्लियामेंट है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो किस आर्टिकल में है। तो पार्लियामेंट को जो एक्सप्लेन किया जाता है बच्चे वो आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की डिफिनीशन है, संसद की डिफिनीशन है, या फिर संसद का गठन कैसे किया गया है बच्चे, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 79। यानी जो संसद का निर्माण होता है बच्चे, संसद का जो गठन होता है वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, इन तीनों को अगर सामूहिक रूप से आप मिला देते हैं बच्चे तो संसद का निर्माण होता है। तो अगर तुमसे कोई कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि संसद क्या है, तो सीधा बताना है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को अगर सामूहिक रूप से मिलाते हैं तो संसद का क्या होता है, गठन होता है। तो संसद एक प्रकार से क्या की जाती है, गठित की जाती है। क्लियर है इतनी चीजें बच्चे? यस सर। ठीक है, इसी संसद के जब गठन की हम बात करते हैं बच्चे, तो जो राज्यसभा है ये उच्च सदन बोला जाता है इसको, और जो लोकसभा है इसको निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह से राजनीतिक संस्कृति है बच्चे, पॉलिटिकल कल्चर में जहाँ भी राज्यसभा होता है वहाँ पे उसको उच्च सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये भी मेरे को पता नहीं है। और लोकसभा को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन है और जो लोकसभा है बच्चे वो निम्न सदन है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इतनी चीज़ें अभी तुम्हें ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति जो है बच्चे, इस राष्ट्रपति जो है वो संसद के गठन का भाग है बच्चे, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब संसद का निर्माण होगा तो राष्ट्रपति जो है उसमें एक प्रकार से क्या होता है, उसका भाग होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर एक बार और बता दो। जैसे मैंने बच्चे बोला ना कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है और जो राष्ट्रपति, इन तीनों को अगर तुम मिलाती हो बच्चे तो संसद का निर्माण होगा। लेकिन साथ मैंने ये भी बोला कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना, लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री आपको बनना है और प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं तो प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता होनी चाहिए या फिर राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए। आप कोई कैबिनेट मंत्री बनना चाहती हैं या मंत्री परिषद का सदस्य बनना चाहती हैं तो आपके पास या तो लोकसभा की सदस्यता होनी चाहिए या राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास लोकसभा की सदस्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्यसभा की सदस्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपको अगर सदस्यता, राष्ट्रपति के लिए भी मान लो अगर हम सदस्यता कर देंगे तो राष्ट्रपति को भी बच्चे जब संसद की बैठक होती है ना, उस बैठक में क्या करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। और तुमने देखा होगा व्यवहारिक रूप में कि राष्ट्रपति जो है वो कभी भी संसद की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो उनको पूरी तरह से तटस्थ रखा गया है। संसदीय प्रणाली में तो राष्ट्रपति जैसा पद नहीं होता है। वहाँ पे जहाँ भी संसदीय प्रणाली देखी जाती है, जैसे ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, वही मॉडल लिया गया था। तो वहाँ तो क्वीन जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम भी है, संघीय शासन व्यवस्था भी है, इसलिए हम राष्ट्रपति के भी पद को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। ये तुम्हें क्या करना है, एक प्रकार से ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। आगे जब आओगे बच्चे तो यहाँ पे संसद के कार्य बताए गए कि अच्छा संसद कार्य क्या करता है। तो विधि का निर्माण, यानी पूरे देश के लिए कानून का अगर निर्माण करना हो तो कौन करेगा, संसद करेगा। यानी संसद को आप विधायिका भी बोलते हो। तो जो संसद है बच्चे वो पूरे देश के लिए क्या करता है, कानून का निर्माण करता है। और राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं वो सिर्फ उस राज्य के लोगों के लिए क्या करती हैं, कानून का निर्माण करती हैं। तो ये बेसिक अंतर करने आना चाहिए आपको कि संसद और राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं उनमें क्या अंतर होती है। जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उस जिस राज्य की विधानसभा होगी वो उसी राज्य के लोगों से संबंधित कानून का निर्माण करती है। और जो संसद होती है बच्चे वो पूरे देश के लोगों के लिए क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। तो संसद जो है वो क्या करता है, विधि का निर्माण करता है पूरे देश के लिए। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? यस सर। दूसरा जो पॉइंट बोला जा रहा है बच्चे कि जो संसद होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो संसद जो है वो किस कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, संघीय कार्यपालिका। यानी केंद्र में जो कार्यपालिका है, केंद्र
केंद्र में जो सरकार है और उसकी केंद्र में जो सरकार है और वहाँ पे जो सरकार और जो कार्यपालिका है कार्य करने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रण जो होती है वो संसद रखती है। लेकिन जब राज्यों में जाओगे तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उस पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य विधानसभा होती है। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं केंद्रीय कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ। तो जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है उस पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? एक प्रकार से राष्ट्रपति का होता है, सॉरी संसद का होता है। तो संसद जो है वो कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रित करती है। कार्यपालिका का तो मतलब आप लोग को समझ में आता है ना कि कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, यानी कार्यपालिका का आशय क्या होता है, मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होती है, ये पता है आप लोगों को? कार्यपालिका जो है बच्चे, कार्यपालिका का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो शब्द कार्यपालिका यूज हो रहा है इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं? कुछ क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग? सर हाँ बच्चों, वो मतलब वर्ड्स नहीं मिलते कई बार, है ना, मेरे को भी बड़ी दिक्कत होती है, चीजें पता होती हैं लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन ठीक से कर नहीं पाती। अच्छा अगर तुम्हें करना होगा बेसिक तो क्या करोगे बच्चे? कार्यपालिका का अगर बताना हो कि कार्यपालिका ये होता है, या उदाहरण देना हो कि जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि कार्यपालिका के जो कार्यपालिका है मतलब केंद्रीय कार्यपालिका है, यानी केंद्र में जो सरकार है, ठीक है, केंद्र में जो सरकार है वहाँ पे एक कार्यपालिका है। कार्यपालिका का नाम से ही देखने को मिलता है जो लोग कार्य करते हैं, ठीक है ना, कार्य करते हैं। कार्य करने के। अब जो कार्यपालिका है, मान लेते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका है बच्चे, तो केंद्रीय कार्यपालिका में, ठीक है ना, जितने भी केंद्रीय कार्यपालिका के लोग कौन होंगे? तो जो केंद्र में सरकार है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आती है, और जो केंद्र के लिए जो सरकारी नौकरियां करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी के जो केंद्र के सर्वेंट हैं बच्चे, वो भी किसका पार्ट माने जाते हैं? कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, ठीक है, जिन्हें जनता चुनकर भेजती है। तो सरकार जो है बच्चे, उसे जनता ने क्या कर रहा है? चुनकर भेजा है। लेकिन उसी सरकार को मदद करने के लिए नीचे जो होते हैं कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है। वो लोग प्रतिस्पर्धी जो एग्ज़ाम्स होती हैं उन एग्ज़ाम में बैठते हैं, फाइट करते हैं, कंपटीशंस निकालते हैं और नौकरी पाते हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ पे क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, और कुछ लोगों को हम लोग क्या कर देते हैं? अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो कार्यपालिका में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हमारे नेता, यानी जो केंद्र में सरकार होगी वो एक प्रकार से कार्यपालिका के अंतर्गत आएगी, और केंद्र में जो सरकार है उसके लिए काम करने वाले जो वाइट मैन हैं, वाइट कॉलर के जो लोग हैं, वो भी एक तरह से किसके पार्ट होते हैं? कार्यपालिका के लिए। IAS, IPS, IRS, IFS, ये सारे लोग एक तरह से कार्यपालिका के लोग माने जाते हैं, ये लोग कार्यपालिका के लोग होते हैं। तो कार्यपालिका में दो तरह के लोग होते हैं बच्चे, एक तो नेता, सरकार आपकी आएगी और सरकार में सारे पॉलिटिशियन होते हैं तो वो कार्यपालिका के पार्ट हो गए, और दूसरा कौन लोग हो गए बच्चे? ब्यूरोक्रेट्स हो गए, नौकरशाही के लोग जो होते हैं वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब तो सवाल ये उठ रहा होगा दिमाग पे कि अच्छा संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण लगाती है? तो संसद क्या कर देती है बच्चे? संसद जब बजट पास करेगी तभी कार्यपालिका कोई कार्य कर पाएगा। तो संसद क्या कर देती है? बजट के द्वारा कार्यपालिका को क्या करने लगती है? नियंत्रित करने लगती है। यानी जो केंद्र में सरकार है वो जनता के विकास के लिए कुछ कार्य करना चाहती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, पूंजी चाहिए। और पूंजी कौन देगा? संसद देती है। यानी संसद में बहस करते हैं, उसके बाद से आपको पैसा मिलता है और कार्यपालिका खर्च करती है और लोगों का विकास करती है। संसद पैसा देने से अगर मना कर दे तो कार्यपालिका पर एक प्रकार से क्या हो जाता है बच्चे? नियंत्रण हो जाता है। तो कार्यपालिका पे इस प्रकार से क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। यानी बजट के द्वारा संसद जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सामान्य शब्दों में तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर? अगर तुमसे कोई ये पूछे कि अच्छा संसद कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, तो उसका जवाब है यस। पूछेगा कैसे, तो सीधा बताना है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए संसद में बजट लाया जाता है, और बजट जब पास होगा तभी कार्यपालिका अपना कार्य कर सकती है। अगर संसद के लोग बजट को ही पास न करें तो जो केंद्र में सरकार है उसे कार्य करने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो एक प्रकार से उसके ऊपर क्या हो जाता है? नियंत्रण जो है वो स्थापित हो जाता है। तो बजट के द्वारा संसद जो है वो कार्यपालिका पर क्या करती है? नियंत्रण स्थापित करती है। क्लियर है ऋचा? यस सर। ठीक है बच्चे। अगला जब पॉइंट तुम लोग आओगे तो संसद सूचना का सर्वोच्च स्थान होता है। मतलब अगर आपको कोई जेन्युइन सूचना चाहिए कि देश से संबंधित कोई क्या निर्णय लिए गए हैं,
तो वो सारे निर्णय जो निकलते हैं संसद से निकलते हैं। तो माना जाता है कि संसद जो होता है वो सर्वोच्च सूचना का क्या स्थान माना जाता है। सारी देश से संबंधित जो सूचनाएं निकलती हैं वो कहाँ पे निकलती हैं, संसद से ही निकलती हैं। तो मैक्सिमम जो जो इम्पोर्टेंट देश से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तो संसद से निकलती हैं। तो सारे सूचना का जो स्रोत होता है वो संसद होती है बच्चे, ये आपको क्या करना है, एक प्रकार से ध्यान में रखना है। क्लियर। संसद के न्यायपालिका के कार्य, संसद जो है ना वो न्यायपालिका का भी कार्य करती है। अब तुम बोलोगे कि संविधान में तो अलग से न्यायपालिका है, तो संसद कैसे न्यायपालिका की कार्य करती है। जैसे हमारे संसद में, हमारे संविधान में राष्ट्रपति के ऊपर अगर कोई आरोप लगाया जाता है या राष्ट्रपति संविधान के बाहर जाकर या संविधान के नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई निर्णय लेते हैं तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लागू की जाती है। और जो महाभियोग प्रक्रिया होती है बच्चे वो संसद में लाई जाती है। तो महाभियोग प्रक्रिया के समय संसद जो होती है वो न्यायपालिका की तरह से कार्य करना शुरू कर देती है बच्चे। क्लियर। तो संसद को न्यायपालिका, संसद जो है वो न्यायपालिका का कार्य करती है, ये बोला जाता है। तो कुछ उदाहरण आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा संसद जो है वो न्यायपालिका का कार्य करती है कैसे, तो सीधा तुम बोलना कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है। इसी तरह से जो संवैधानिक पद हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग जैसी होती है। वो सारी प्रक्रिया संसद में ही क्या की जाती हैं, लाई जाती हैं। और संसद जब हटाने की प्रक्रिया पे संसद कार्य करता है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए जब संसद कार्य करना शुरू करता है तो संसद की वहाँ भूमिका जो होती है वो पूरी तरह से न्यायपालिका की हो जाती है बच्चे। क्लियर है पॉइंट। यस सर। ठीक है। अब हमारा संसद जो है वो क्या करता है, विधि निर्माण यानी कानून का, जो पूरे देश से संबंधित कानून का निर्माण करने का जो अधिकार दिया गया है बच्चों को, किसको दिया गया है, संसद को दिया गया। यानी विधि निर्माण जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, संसद में होती है। तो जब भी कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है, जब हम कोई विधि का निर्माण करते हैं तो विधि संसद में अलग अलग नामों से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे साधारण विधेयक पारित करना, तो वहाँ पे शब्द जो होता है ना वो विधि न लिखकर अगर किसी विषय पर तुम्हें कानून का निर्माण करना है तो जब उस विषय को संसद के मंच पर रखती हो ना बच्चे, तो वो कानून शब्द इस्तेमाल न करके, विधि शब्द इस्तेमाल न करके उसके लिए विधेयक शब्द क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 तलाक को प्रतिषेध किया गया, प्रतिबंधित किया गया बच्चे, तो उससे संबंधित जो विधेयक, उसको विधेयक बोलेंगे। वो विधेयक लोकसभा में आएगा पहले, फिर लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। यानी आप उस विधेयक को लोकसभा से पास कराएंगे, राज्यसभा से पास कराएंगे, और जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देते हैं उस विधेयक को तो वो विधेयक विधि बन जाता है और कानून बन जाता है। क्लियर है। तो कुछ सामान्य मुद्दों पे, जो सामान्य विषय से संबंधित अगर कानून बनाना होता है तो उसके लिए अगर संसद में जो विधेयक लाया जाता है उसको हम लोग साधारण विधेयक बोलते हैं। सामान्य मुद्दों पे अगर कोई कानून का, हमें कोई विधि निर्मित करनी है, कोई कानून बनाना है, तो उस मुद्दे को जब कानून का हम रूप देते हैं बच्चे, तो उसके लिए जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है वो एक साधारण विधेयक का रूप होता है। उसको हम लोग साधारण विधेयक बोलते हैं, ठीक है ना। जनरल बिल बोला जाता है, सामान्य विधेयक बोला जाता है बच्चे। कोई कन्फ्यूज़न कि सामान्य विधेयक क्या होता है या साधारण विधेयक? साधारण, जैसे साधारण विधेयक का उदाहरण से तुम लोग समझ लो बच्चे। जैसे आधार कार्ड को हर जगह कंपलसरी किया गया, तो आधार कार्ड जो है वो हर जगह कंपलसरी होगा। आधार कार्ड को हर जगह एज अ डॉक्यूमेंटेशन यूज़ किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक कानून लेकर आई। तो जब आधार कार्ड से संबंधित कानून लेकर आई तो आधार कार्ड से संबंधित उसने एक विधेयक लोकसभा में रखा। वो विधेयक जब लोकसभा से पास हो गया तो फिर उस विधेयक को कहाँ डिस्कस किया गया, राज्यसभा में। और राज्यसभा में डिस्कशन के और पास होने के बाद वो फिर विधेयक कहाँ भेजा गया, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के, ठीक है ना, राष्ट्रपति के सहमति के बाद से वो फिर विधेयक कहाँ पे आया, मतलब सहमति के बाद से वो विधेयक जो है वो कानून के रूप में क्या हो गया, लागू हो गया। इसलिए तुम कहीं भी जाते हो तो सीधा लोग मांगते हैं कि आपका आधार कार्ड मुझे चाहिए, आपका पैन कार्ड मुझे चाहिए। साधारण विधेयक का एग्जाम्पल है बच्चे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना।
साधारण विधेयक के ये उदाहरण माने जाते हैं। जैसे अभी 3 तलाक को प्रतिबंधित किया गया बच्चे, 3 तलाक जो है वो सही नहीं है, इसको प्रतिबंधित किया गया, तो ये भी एक प्रकार से साधारण विधेयक का उदाहरण माना जाता है बच्चे। आई बात समझ में? तो ये साधारण विधेयक का क्या होते हैं, मुद्दे होते हैं बच्चे। आई बात समझ में? तो कुछ सामान्य मुद्दों पे अगर कानून बनाना है पूरे देश से संबंधित, तो उसके लिए आप साधारण विधेयक क्या करते हैं बच्चे, प्रस्तुत करते हैं, संसद में पारित होता है, देन उसके बाद से वो कानून और विधि का रूप लेता है बच्चे। इसी तरह से धन विधेयक होता है, जिसको इंग्लिश में मनी बिल बोलते हैं बच्चे। इसमें एक्चुअली कर के प्रावधानों को बताया जाता है कि सरकार कौन कौन से टैक्स लगाना चाहती है। तो कर से संबंधित अगर कोई बिल लोकसभा में रखा जाता है बच्चे, राज्यसभा में आता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उस प्रकार के विधेयकों को हम लोग धन विधेयक बोलते हैं। लेकिन धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले बच्चे राष्ट्रपति से एडवांस में परमिशंस लेनी होती है, मतलब प्रस्तुत करने से पहले पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा धन विधेयक के लिए। राष्ट्रपति अनुमति देंगे बच्चे, उसके बाद ही आप धन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले तो वैसे तो धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, देन उसके बाद से वो राज्यसभा में जाता है। तो धन विधेयक में होता क्या है, तो कर के प्रावधान होते हैं, जो टैक्सेशन होता है बच्चे, वो सारा का सारा धन विधेयक का क्या माना जाता है, पार्ट माना जाता है। इसमें कर से संबंधित, ठीक है, कर से संबंधित अगर कोई कानून लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धन विधेयक क्या करना होगा, पारित कराना पड़ेगा संसद में बच्चे, ठीक है। वो धन विधेयक से संबंधित होता है। वित्त विधेयक क्या होता है कि आपने पहले से कोई कर लगा हुआ है, उस कर को हटाना चाहते हैं, उसके दर में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वित्त विधेयक लाते हैं, ठीक है। संचयी निधि कोष होता है, यानी जो सरकार का खजाना होता है बच्चों, उस खजाने को 3 भागों में बांट लिया जाता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड, जिसको संचित निधि कोष बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट फंड, जिसको लोक लेखा बोला जाता है बच्चे, ठीक है। और इसी तरह से आपका इमरजेंसीज, आपातकाल एक फंड होता है। तो सरकार के 3 फंड होते हैं, इन तीनों फंड में जनता पैसा देती है। तो उस पैसे को अगर खर्च करना होता है बच्चे, तो उसके लिए वित्त विधेयक में प्रावधान बताए गए हैं। लोक लेखा जो कोष है बच्चे, उससे कैसे खर्च होगा पब्लिक अकाउंट से, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशंस दी गई है वो वित्त विधेयक में दी गई है। तो वित्त विधेयक का प्रस्ताव लाते हैं, वो पास होगा, देन उसके बाद से आप संचयी निधि कोष से चीज़ें क्या होंगी, खर्च की जाएंगी। और संविधान में अगर कोई संशोधन करना है बच्चों, उससे संबंधित संसद में जो विधि आता है, विधेयक लाया जाता है, उसको संविधान संशोधन विधेयक बोलते हैं। तो इन 4 पे विधि निर्माण करने का अधिकार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है बच्चे, संसद को दिया गया है। साधारण विधेयक मतलब पूरे देश से किसी मुद्दे पर कानून का निर्माण करना है तो वो साधारण विधेयक में आएगा। टैक्सेशन, कर से संबंधित प्रावधानों को हमने धन विधेयक में रखा है। वित्त विधेयक में कोई कर हटाना है, किसी कर के दर को बढ़ाना है, कम करना है, कुछ परिवर्तन करना है, वो वित्त विधेयक में आता है। और संविधान में कहीं संशोधन करना है बच्चे, तो उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक आपको लाना पड़ता है बच्चे। तो ये 4 तरीके बताए गए हैं बच्चे विधि निर्माण के, और इन 4 इसमें विषय होते हैं, और इन विषयों पर संसद क्या करता है, एक प्रकार से विधि का निर्माण करता है बच्चे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। आगे जब आओगे बच्चे तो यहाँ पे साधारण विधेयक के निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कोई साधारण विधेयक है जो ऊपर वाला है बच्चे, जो साधारण विधेयक होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब साधारण विधेयक को कानून और विधि का रूप कैसे दिया जाता है। तो देखो, जो साधारण विधेयक होता है या सामान्य विधेयक होता है, वो सीधा कहाँ पे लाया जा सकता है, सीधा तुम उसको लोकसभा में क्या कर सकती हो, ला सकती हो, और राज्यसभा में ला सकती हो। दोनों सदनों में प्रस्तुत करना पड़ता है, और दोनों सदनों में, ठीक है, उस विधेयक के बारे में बताया जाएगा कि इस विधेयक पर कितना वोट पड़ना चाहिए। उतना वोट अगर पड़ता है बच्चे, ठीक है, तो विधेयक जाकर क्या होता है, पास माना जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में आप क्या कर सकते हैं, सामान्य विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कोई भी सामान्य विधेयक होता है, ठीक है, सामान्य विधेयक में कोई भी मुद्दा आ सकता है जिस पर कानून आप चाहते हैं, वो विधेयक आप लोकसभा में भी लेकर आ सकते हैं। पहले आप लोकसभा में लेकर आइए, देन राज्यसभा में। यह हो सकता है कि पहले उसे आप राज्यसभा में प्रस्तुत करा दीजिए, देन उसके बाद से आप क्या करिए, उसे लोकसभा में भेजिए। तो आप जैसे चाहें वैसे आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? ठीक है। नीचे जब आओगे बच्चे तो वहाँ पे सरकारी विधेयक लिखा गया है और गैर सरकारी विधेयक, 2 तरह के विधेयक होते हैं, यानी 2 तरह से बिल प्रस्तुत किए जाते हैं।
एक तो आप तुम पब्लिक प्राइवेट बिल बोल सकते हो और एक गवर्नमेंट बिल बोल सकते हो। सरकारी विधेयक का मतलब होता है बच्चे कि किसी विषय पर कानून का निर्माण होना चाहिए और वो विषय अगर किसी मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है बच्चे, ठीक है, तो उस विधेयक को हम लोग सरकारी विधेयक बोलते हैं। किसी मंत्री के द्वारा किसी विषय पर कानून का निर्माण होना चाहिए और उसके लिए अगर वो मंत्री संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत कर रहा है तो उसको सरकारी विधेयक बोला जाता है बच्चे, मंत्री के द्वारा। आई बात समझ में? यानी आपके यहाँ चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, इनके द्वारा अगर कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है बच्चे तो उसको हम लोग एक प्रकार से सरकारी विधेयक बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। क्लियर है बच्चे? जी सर। कोई अगर आपसे पूछेगा कि सरकारी विधेयक क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? सर जो सरकारी जो लोग होते हैं, जैसे कोई मंत्री हो गया, उसमें जो कोई कानून लाया जा रहा है तो उसको हम लोग एक तरह से सरकारी विधेयक बोलते हैं। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है बच्चे? मतलब सरकार में जो मंत्री है उसके द्वारा नहीं, संसद में जो सांसद हैं बच्चे उनके द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है किसी विषय पर, वो चाहते हैं कि कानून का निर्माण हो जाए, तो उसको हम लोग गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। सरकारी विधेयक का मतलब क्या है कि केंद्र में जो सरकार है और उस सरकार का अगर मंत्री कोई कानून लाना चाहता है, कोई विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है जिस पर एक कानून का निर्माण हो जाए, तो उसको हम लोग एक प्रकार से सरकारी विधेयक बोलते हैं। लेकिन सरकार में कोई मंत्री नहीं है लेकिन सांसद है बच्चे, वो लोकसभा का सांसद हो सकता है, राज्यसभा का, उसके द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है तो उस विधेयक को गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं बच्चे। आई बात समझ में? जो सरकारी विधेयक होता है ये सरकार में जो मंत्री होता है उसके द्वारा लाया गया विधेयक सरकारी विधेयक होता है। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? तो जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो सरकार में मंत्री के द्वारा नहीं लाया जाता है, लोकसभा के सदस्य के द्वारा लाया गया विधेयक या राज्यसभा के सदस्य के द्वारा लाया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक माना जाता है बच्चे। आई बात समझ में? जी सर। अब कोई भी विधेयक जब उसको कानून का हम रूप देते हैं बच्चे, कानून में उस विधेयक को जब परिवर्तित करते हैं तो उस कानून में उसे परिवर्तित करने से पहले 3 प्रक्रिया होती है, 3 वाचन होता है बच्चे। फर्स्ट रीडिंग, प्रथम वाचन बोला जाता है, इसको इंग्लिश में फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं बच्चे। द्वितीय वाचन, इसको सेकेंड रीडिंग बोला जाता है। और तीसरा है थर्ड, मतलब तीसरा वाचन, मतलब जिसको थर्ड रीडिंग बोला जाता है। तो पहले प्रथम वाचन में विधेयक को क्या किया जाता है? संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। प्रथम वाचन में हम क्या करते हैं? विधेयक को संसद में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, मंत्री के द्वारा उस पर प्रस्तुत किया जाता है, वो प्रस्तुत हो जाता है, उस पर चर्चा नहीं होता है, वो सिर्फ बताया जाता है। प्रस्तुत किया गया, जैसे ही वो विधेयक संसद में प्रस्तुत होगा बच्चे, सीधा वहाँ से एक राज्यपत्र होता है, उसमें वो विधेयक क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है। विधेयक प्रकाशित हो गया, देन उसके बाद से जब दूसरे में आओगे बच्चे, ठीक है ना, प्रस्तुत करना होता है प्रथम वाचन में, और राज्यपत्र में वो क्या होना चाहिए? प्रकाशित होना चाहिए कि इस प्रकार का विधेयक है, इस प्रकार का कानून ये सरकार लाना चाहती है। जो द्वितीय वाचन होता है बच्चे, इसमें विधेयक पर क्या किया जाता है? चर्चा किया जाता है, विधेयक पे चर्चा होगा, पूरा पक्ष और विपक्ष मिलकर क्या करेगा? डिस्कस करेगा, उसकी कमियों को दूर करेगा, उस कानून को मजबूती देगा बच्चे। ये पूरा डिबेट और डिस्कशन जो होता है वो सेकेंड रीडिंग में होता है। और जो थर्ड रीडिंग होती है बच्चे, यहाँ पे सेकेंड रीडिंग में हो सकता है कि वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग कमेटीज़ होती है, स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है, उसको विधेयक भेजा जाता है कि आप इस विधेयक को चेक करिए कि ये विधेयक कहीं जो केंद्र में सरकार है उसको तो इस विधेयक से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ज़्यादा जनता का तो नुकसान नहीं होने वाला है इस कानून से, तो इसको चेक करने के लिए, ठीक है ना, ज्वाइंट सिटिंग कमेटीज़ होती है बच्चे, ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है, स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है, उस विधेयक को क्या करते हैं? वो लोग चेक करते हैं। और जनता के राय के लिए भी उस विधेयक को क्या होता है? न्यूज़पेपर में भेजा जाता है कि जनता इस पर राय दे, अपने कुछ सुझाव दे बच्चे।
और पूरा का पूरा सेकेंड जो रीडिंग होता है बच्चे, उसमें हर एक सेक्शन, हर एक आर्टिकल, हर एक चीज़ को क्या किया जाता है, प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है बच्चे। तो पूरा डिस्कशन जो होता है बच्चे वो सेकेंड रीडिंग में होता है। और थर्ड रीडिंग में बच्चे क्या किया जाता है, विधेयक को या तो स्वीकार करने और अस्वीकार करने संबंधित कार्य होते हैं। यानी स्वीकार का मतलब ये है कि विधेयक पर अब क्या होगा, वोटिंग होगी, बहुमत चेक किया जाएगा। अब वो विधेयक किस प्रकार का है, तो अगर विधेयक मान लेते हैं कि सामान्य विधेयक है तो साधारण बहुमत के द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया। अगर विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है बच्चे तो वहाँ पे विशेष बहुमत की व्यवस्था की गई होगी। तो बहुमत क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सदन की जो बहुमत होगी उस बहुमत से क्या किया जाता है, उस विधेयक को पास किया जाता है। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ठीक है, तो ये 3 रीडिंग आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो लोकसभा में भी ये 3 स्टेजेस में कोई विधेयक कानून का रूप लेता है बच्चे। अब 3 स्टेज लोकसभा में हो गया, सेम यही 3 स्टेज जो होंगे वो राज्यसभा में होंगे। वहाँ से जब कंप्लीट हो जाएगा बच्चे तो फिर उस विधेयक को हम सीधा कहाँ भेज देते हैं, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक कानून का क्या कर लेता है, रूप ले लेता है बच्चे। और हस्ताक्षर के बाद से वो फिर सीधा क्या हो जाता है, लागू भी हो जाता है बच्चे। ठीक है बच्चे? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम बोल सकते हो कि सदन में तो गतिरोध भी हो सकता है सर, कि विरोध भी हो सके कि लोकसभा तो उस विधेयक को पास कर रहा है लेकिन राज्यसभा को कुछ दिक्कतें लग रही हैं, राज्यसभा उस विधेयक को क्या कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है बच्चे। यानी दूसरा जो हमारा सदन है यानी राज्यसभा जो है उस विधेयक को क्या करना चाह रहा है, पास नहीं करना चाह रहा है, स्वीकृति नहीं अपनी देनी चाह रही है। तो अगर वो उस विधेयक को 6 महीने तक लंबित कर ले बच्चे, अपने पास ही रोक ले, ठीक है, और पहला जो भी उसके द्वारा सलाह दी जा रही है, पहला सदन उस सलाह को स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब वो बिल जो है वो कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो इस स्थिति में संविधान में व्यवस्था की गई है बच्चे संयुक्त बैठक की। यानी अगर कोई कानून, कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में जाकर पेंडिंग हो गया, क्यों? क्योंकि राज्यसभा उसमें कुछ परिवर्तन चाह रही है लेकिन लोकसभा उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करने के लिए तैयार है बच्चे। तो इस स्थिति में वो कानून का तो हमें निर्माण करना ही करना है, एक अलग व्यवस्था की जाती है जिसको हम लोग संयुक्त बैठक बोलते हैं। यानी लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग है, या राज्यसभा से बिल पास हो गया, लोकसभा में पेंडिंग हो गया। तो इस गतिरोध की स्थिति में हमारे संविधान में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, ज्वाइंट सिटिंग की। यानी दोनों सदनों के सदस्यों को एक जगह बुलाया जाएगा और एक जगह बुलाकर उस बिल पर डिबेट और डिस्कशन किया जाएगा। डिबेट और डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद उस बिल को सामान्य बहुमत से क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा बच्चे। तो सामान्य बहुमत में जो वोट निश्चित है, अगर उतना वोट उस बिल को प्राप्त होता है तो बिल पास मान लिया जाएगा। सामान्य बहुमत में जितना वोट बताया जा रहा है, अगर उतना वोट उस बिल को प्राप्त नहीं हो रहा है वो यानी वो बिल एक प्रकार से फेल हो गया। तो संयुक्त बैठक में जनरली क्या होता है, बिल पास हो जाता है क्योंकि सामान्य बहुमत से उस बिल को पास करना होता है। तो सामान्य बहुमत का क्या मतलब होता है बच्चे, 2 चीज़ें होती है। सामान्य बहुमत का मतलब क्या होगा कि जितने लोकसभा के सदस्य हैं, यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है बच्चे। तो सामान्य बहुमत कैसे निकाला जाएगा, उपस्थित जो सदस्य हैं हाफ, यानी उपस्थित सदस्य अपन में 2 + 1 कर दो, तुरंत एक नंबर फिगर निकलेगा। अगर उतना नंबर किसी बिल को प्राप्त हो रहा है तो बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। यानी उपस्थित जो सदस्य हैं उसका आधा +1 होता है बच्चे। तो मान लेते हैं कि 545 सदस्य टोटल लोकसभा में है, ठीक है, लेकिन उपस्थित जो सदस्य हुए वो कितने हुए, 300। तो 300 का आधा +1 कर दो यानी 151। यानी 151 लोग अगर किसी बिल को यस बोल रहे हैं यानी वो बिल क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन 150 वोट पड़ा बच्चे, 151 वोट न पढ़कर एक 150 वोट पड़ा, मतलब वो बिल एक प्रकार से क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। इसको सामान्य बहुमत बोलते हैं। जनरल मेजोरिटी इसी तरह से निकाली जाती है। क्लियर हुआ बच्चे कि जनरल मेजोरिटी अगर तुमसे पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो लोकसभा में जो उपस्थित मेंबर है उसका हाफ +1 करने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, सामान्य बहुमत प्राप्त होता है बच्चे। क्लियर है बच्चे? हाँ क्लियर है बच्चे। तो इसको हम लोग एक तरह से संयुक्त बैठक बोला जाता है, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक जो है, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो आर्टिकल 108 में, ठीक है ना, ज्वाइंट सिटिंग की क्या की जाती है बच्चे, बात की जाती है। तो ज्वाइंट सिटिंग का जो एक्सप्लेनेशन है बच्चे
वो आर्टिकल 108 में किया गया है, 108 में। अब ये कब संयुक्त बैठक होगी, कब संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है बच्चे? तो गतिरोध को दूर करने के लिए। तो जो गतिरोध है बच्चे, यानी लोकसभा किसी बिल को पास करना चाहता है, राज्यसभा उस बिल को पास करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों को क्या कर सकते हैं, दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यानी दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, जैसे लोकसभा में 545 लोग होते हैं और राज्यसभा में 245 लोग, दोनों को एक जगह पे बुलाया जाएगा और उस बिल पर डिबेट और डिस्कशन कर लिया जाएगा और सामान्य बहुमत से उस बिल को क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। तो ये संयुक्त बैठक होती है। लेकिन क्वेश्चंस तो ये पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक को आह्वान किसके द्वारा किया जाता है, आह्वान कौन करता है, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति टिक करना पड़ेगा, लोकसभा स्पीकर टिक मत कर देना बच्चे। ऑप्शन में लोकसभा स्पीकर भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होगा, लेकिन वहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या टिक करना है कि जो संयुक्त बैठक होती है उसको जो बुलाने का कार्य दिया गया है संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति को दिया गया। यानी ज्वाइंट सीटिंग जो होती है वो राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही होती है। तो उसके लिए शब्द जो यूज़ होता है बच्चे वो आह्वान शब्द यूज होता है। ठीक है, बुलाने को आह्वान बोलते हैं। इंग्लिश में इसको समन करना बुलाया जाता है बच्चे, इसको ना इंग्लिश में समन करना बोलते हैं। लेकिन जो संयुक्त बैठक है बच्चे, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, बैठक की प्रोसीडिंग ऑफिसर कौन होगा, प्रोसीडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो वहाँ लोकसभा स्पीकर होता है। यानी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है बच्चे, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करता है बच्चे। ठीक है, और संयुक्त बैठक में कोई प्रस्ताव यानी कोई बिल लाया गया वो किस बहुमत से पास होता है बच्चे? सामान्य बहुमत से पास होते हैं। यानी जनरल मेजोरिटी देखी जाती है। जनरल मेजोरिटी क्या होती है? उपस्थित प्लस उपस्थित अपॉन में उपस्थित अपॉन में 2 + 1, जितने मेंबर उपस्थित हैं अपॉन नीचे करके 2 और +1 कर दोगे तो निकल आता है बच्चे कि कितना सामान्य बहुमत के लिए कितना वोट प्राप्त होने चाहिए बच्चे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अभी तक कितने बार संयुक्त बैठक हुई है बच्चे हमारे देश में? तो क्या? हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, सामान्य बहुमत वाला समान बहुमत कैसे निकालते हैं? तो समान, मान लो कि लोकसभा में सीट कितनी है बच्चे? 545। मान लो कि किसी बिल पर 300 लोग ही क्या हुए, उपस्थित हुए लोकसभा में, तो 300 अपॉन में 2 + 1 कितना निकल कर आया? 151। तो अगर उस बिल पर 151 लोग यस बोल रहे हैं बच्चे, तभी वो बिल क्या होगा? पास होगा। अगर यस बोलने वाले की संख्या 150 है तब भी बिल पास नहीं होगा, क्योंकि बिल पास होने के लिए 151 चाहिए, 151 लोग चाहिए बच्चे, 150 नहीं। 150 लोगों ने अगर यस बोला है तब भी वो बिल फेल माना जाएगा, यानी बिल वो उस सदन से पास नहीं हुआ बच्चे। सामान्य बहुमत का मतलब ये होता है, सिंपल मेजोरिटी इसको बोलते हैं। यानी आधा प्लस वन होना चाहिए बच्चे सदन का, मतलब उपस्थित का आधा +1 होना चाहिए। जितने लोग उपस्थित हैं उसका आधा +1 होना चाहिए। तो अगर उपस्थित मेंबर 300 हैं लोकसभा में बच्चे तो उसका आधा 150 होता है और +1 होता है उसके कारण। टोटल वोट कितना मिलना चाहिए उस बिल के लिए? 151। लेकिन वोट कितना पड़ा? 150। तब भी बिल क्या हो गया? फेल हो गया, वो बिल पास नहीं माना जाएगा। बिल पास कब होगा? जब 151 हो या 151 से एबव हो बच्चे। आई बात समझ में? तो उसको सामान्य बहुमत बोला जाता है बच्चों। लेकिन किस बिल पर सामान्य बहुमत चेक होगा, किस बिल पर विशेष बहुमत चेक होगा, किस बिल पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए, ये अलग अलग विषय पर बताए गए कि कितना इस बिल पर वोट प्राप्त, इस विषय पर कितना वोट पड़ेगा, तब जाकर ये बिल कानून का रूप लेगा। ये बताया गया है बच्चे किस बिल के लिए कितना होना चाहिए सामान्य, कितना सामान्य बहुमत होना चाहिए बच्चे, किस बिल के लिए सामान्य बहुमत होना चाहिए, किस बिल के लिए विशेष बहुमत होना चाहिए, किस बिल के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। ये बताया गया है कि
किस तरह के बिल को सामान्य बहुमत से आप पास करेंगे, किस तरह के बिल को आप विशेष बहुमत से पास करेंगे और किस तरह के बिल को आप विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के द्वारा क्या करेंगे, पास करेंगे बच्चे। जैसे जीएसटी को जब भारत में लागू किया गया था बच्चे, तो वहाँ पे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के द्वारा क्या किया गया था, उसे पास किया गया था, तब जाकर देश में जीएसटी लागू हुआ था बच्चे। तो उसके लिए प्रावधान अलग है बच्चे। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस प्रक्रिया को तुम चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पर भी विशेष बहुमत की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के बिलों के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। अब 3 तलाक जैसे मुद्दों के लिए ये लोग क्या कर दिए होंगे, सामान्य बहुमत से पास कर दिया होगा इन्होंने, ठीक है। या फिर अगर किसी राज्य की राजधानी का नाम, कोई राज्य है बच्चे, उसकी कैपिटल क्या करनी है, चेंज करनी है, तो अगर उस संसद को उस बिल को पास करना है बच्चे, तो सामान्य बहुमत से पास कर देगा, जनरल मेजोरिटी से। तो इस तरह के विषय होते हैं कि किसी स्टेट की कैपिटल का नाम चेंज करना है बच्चे, तो उसको सामान्य बहुमत से पास कर लिया। किसी राज्य के क्षेत्र को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो सामान्य बहुमत से हो सकता है बच्चे। तो कुछ चीज़ों को सामान्य बहुमत में इसके द्वारा पास किया जाता है, और कुछ विषय होते हैं बच्चे जिसके लिए विशेष बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, आगे और क्लियर होगा बच्चे, ठीक है ना। बस अभी तुम्हें ध्यान में रखना है कि संयुक्त बैठक के द्वारा अगर किसी बिल को पास करना है बच्चे, तो वहाँ पे सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। सीधा तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई बिल है, अगर उस बिल को सामान्य बहुमत से अगर मुझे कोई बिल है जो संयुक्त बैठक में बहस हो रही है उस बिल को, और उस बिल को अगर पास करना होगा तो कौन सी मेजॉरिटी होनी चाहिए, या कौन सा बहुमत होना चाहिए, सामान्य बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का होना चाहिए, या कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप लोग? मैंने बोला कि कोई बिल है, एक्स एक बिल है जो संयुक्त बैठक के द्वारा उस बिल को पास करना है, उसके लिए बहुमत, ठीक है, उसके लिए बहुमत क्या होनी चाहिए, बहुमत क्या हो, सामान्य बहुमत के द्वारा उसे पास किया जाए, विशेष बहुमत के द्वारा वो बिल पास होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के द्वारा पास होगा, या फिर कोई नहीं। विशेष बहुमत, हाँ, विशेष बहुमत। संयुक्त बैठक में किसी बिल पे डिस्कशंस हो रहा है, उस बिल को पास करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी, ये मेरा प्रश्न है। संयुक्त बैठक में, हाँ, सामान्य बहुमत बच्चे। जब भी क्वेश्चन आएगा संयुक्त बैठक में कोई बिल है और उस बिल को पास करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी बच्चे, तो वहाँ पे सामान्य बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी है बच्चे। लिखा तो है, ये दिख तो रहा है, संयुक्त बैठक में प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित होता है बच्चे, ठीक है ना। संयुक्त बैठक में सामान्य बहुमत से पास किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी से। और संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार हुई है बच्चे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, हमारे यहाँ दहेज लेना कानूनन अपराध माना जाता है, इस तरह का कानून है, लेकिन अब हम दहेज नहीं लेते हैं बच्चे, अब हम गिफ्ट ले लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती है, दहेज आज भी लिया जाता है और दिया जाता है। तो कुछ लोग इस कानून का बड़ा विरोध करते हैं, कहते हैं कि एक ऐसा कानून है जिसने दहेज को रोका नहीं, ऐसा एक कानून हमने निर्मित किया जिससे दहेज लेना रुका नहीं है बच्चे। आज भी लोग दहेज लेते हैं, वो तो चलो ठीक है कि पढ़े लिखे लोग वर्ग है तो दहेज नहीं लेता होगा, लेकिन आज भी पढ़ा लिखा वर्ग क्या कर लेता है, दहेज लेता है, लोग दहेज देते भी हैं। तो लेने वाला इसलिए ले रहा है कि देने वाले दे रहे हैं बच्चे, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ लोग खुल कर भी मांग लेते हैं। तो दहेज जो प्रतिषेध अधिनियम है बच्चे, ये संयुक्त बैठक के द्वारा ये अधिनियम बना, ये एक्ट है हमारे यहाँ। दहेज लेना अपराध है बच्चे। और जब भी तुम देखोगे कि पहले क्या होता था कि दहेज के लिए लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी, या डोमेस्टिक वायलेंस, प्रताड़ित करना, तो अगर वो महिला कंप्लेन करती थी, जिसके साथ घटना घटित होती थी दहेज से रिलेटेड, वो महिला अगर कंप्लेन करती थी तो जिस परिवार में उसका विवाह हुआ था उस पूरे परिवार को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता था। और इसमें जमानत भी नहीं है, मतलब सास ससुर पति देवर सब लपेटे में आ जाते हैं अगर दहेज एक्ट लगा दिया गया है बच्चे। तो इसमें जमानत नहीं मिलती। अगर उसने लगा दिया कि दहेज मांगा जा रहा है, प्रताड़ित मुझे किया जा रहा है, तो उसमें छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता था बच्चे। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ का हार्ड लॉ है बच्चे। सेम इसी चीज़ को देखते हुए मुस्लिम जो समुदाय है उनमें 3 तलाक से संबंधित अधिनियम लाया गया, वो भी बहुत कठोर है बच्चे। उसमें तो पति ही सीधा जेल में चला जाएगा, कंपनसेशंस देना पड़ेगा। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम है बच्चे, जो संयुक्त बैठक
के द्वारा ये कानून बन पाया था। इसी तरह से बैंकिंग सेवा अधिनियम है बच्चे, ठीक है, बैंकिंग सेवा अधिनियम है जो 1978 में लाया गया था। और 2002 में बच्चे आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा, जो लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं या उग्रवाद को सपोर्ट करते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा और टाडा बना था बच्चों, पोटा लाया गया था इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो 3 अधिनियम बने थे, जो ये 3 कानून बने थे बच्चे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बैंकिंग सेवा अधिनियम और आतंकवाद निवारक अधिनियम, ये सारे जो कानून का रूप ले पाए थे संयुक्त बैठक की वजह से ये कानून बन पाए थे। अगर संयुक्त बैठक नहीं होती बच्चे तो अलग अलग सदनों से ये पास ही नहीं हो पा रहे थे। अगर किसी सदन से पास हो रहा था तो किसी सदन में जाकर ये बिल लटक जा रहा था। तो इसके लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई थी बच्चे। क्लियर है पॉइंट बच्चे? यस सर। जब आगे आओगे बच्चे तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी जो जैसे मान लो कि दहेज प्रतिषेध विधेयक जब आया होगा तो ये किसके सामने डिबेट और डिस्कशन हो रहा होगा, कौन इसको बता रहा होगा कि कैसे डिबेट और डिस्कशन इस पर होगा, तो उसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ये तुम्हें याद रखना है कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर को करनी है, मान लेते हैं कि लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित है बच्चे, एब्सेंट है, वो नहीं है, तबीयत खराब है, कुछ भी इशू हो सकता है, तो उस समय इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष होता है, स्पीकर के बाद एक पद दी जाती है जिसको उपाध्यक्ष बोलते हैं, वो उस बैठक को क्या करता है बच्चे, लेता है, ठीक है ना। उस बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष है। मान लेते हैं कि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है बच्चे, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसके द्वारा संयुक्त बैठक की क्या की जाएगी, अध्यक्षता की जाएगी। क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अगर किसी कोई भी कंफ्यूजन होगा बच्चे पूछ लेना, ठीक है ना, ये नहीं कि कंफ्यूजन ही दिमाग में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे लोकसभा में जब बहस होती होगी, कभी लोकसभा चैनल लगाना, उसमें जब बहस होती है तो फ्रंट में जो बैठा हुआ ऑफिसर होता है उसको स्पीकर बोलते हैं और उसके सामने सारे एमपी बैठे होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप में बैठा होगा, ऊपर बैठा होगा एक सिंगल, जिसे ओपी जिंदल हैं अभी लोकसभा स्पीकर। तो अगर कभी संयुक्त बैठक के द्वारा किसी बिल को, विधेयक को कानून का रूप देना है बच्चे तो वो उनके सामने होगी। अगर वो नहीं है तो ठीक है, वो ओपी बिरला के बाद जो भी होगा बच्चे, ठीक है ना, वो उसको क्या करे, जो भी लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा उसके सामने होता है बच्चे। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है बच्चे कि किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है, यानी ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो उसमें धन विधेयक तुम्हें ध्यान में रखना है कि धन विधेयक पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी बच्चे। धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। और संविधान संशोधन से संबंधित अगर विधेयक है बच्चे तो भी उस पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो धन विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है और संविधान संशोधन को लेकर बच्चे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से विधेयक हैं जिस पर संयुक्त बैठक प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन में ध्यान में रखना है बच्चे, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इनके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। लिखा भी है नोट में कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, केवल सामान्य विधेयक पर ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो जो संयुक्त बैठक होती है बच्चे वो सिर्फ सामान्य विधेयक के लिए होती है, ठीक है, सामान्य विधेयक के लिए संयुक्त बैठक कराई जाती है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं की जाती है बच्चे, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान में रखना है। उसी में अगला चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होने के बाद यह क्या हो जाता है, लागू हो जाता है बच्चे। तो आपसे सीधा पूछा जाता है बच्चे कि अगर कोई विधेयक कानून कब बनेगा, तो जब राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है और जब विधेयक भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होता है। गजट होता है, सब भारत सरकार का गजट होता है, उस गजट में जैसे ही वो विधेयक प्रकाशित हो जाएगा मतलब वो अब कानून के रूप में क्या हो चुका है, लागू हो चुका है बच्चे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
बच्चे। सर गजट क्या होता है? ये टर्म्स होता है बच्चे, भारत सरकार का गजट होता है, एक पत्र होता है, उसमें वो निकलता है, भारत सरकार का गजट होता है, उसमें वो प्रकाशित होता है, उसको टेक्निकल टर्म नाम दिया गया, गजट उसको बोलते हैं। ठीक है, जो पेपर होगा ना उस पर लिखा होता है भारत सरकार गजट, उसमें वो पत्र, वो जो कानून होता है बच्चे, जो विधेयक होता है, साइन के बाद से वो प्रकाशित हो जाता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है, पूरे देश दुनिया को पता चल जाता है, भारत के भी लोगों को पता चला अच्छा भारत ने इस प्रकार के कानून का क्या किया है, निर्माण किया है बच्चे। जिसे नोटिस लगाया जाता है ना, स्कूल और कॉलेजेस में जैसे नोटिस चिपकाई जाती थी, एक नोटिस बोर्ड होता है, उसी तरह से भारत सरकार का गजट होता है बच्चे, जहाँ पे वो प्रकाशित किया जाता है, सेम नोटिस बोर्ड के तरह से ही मान लो, लेकिन वो नोटिस बोर्ड नहीं बोलते हैं, उसको गजट बोला जाता है, उसमें वो प्रकाशित होता है बच्चे, क्योंकि उसको एज अ रिकॉर्ड में भी रखना होता है। नोटिस बोर्ड में क्या होता है, एक नोटिस लगाई, अगली नई नोटिस कोई आई तो पुरानी नोटिस को हम फाड़ कर क्या कर देते हैं बच्चे, फेंक देते हैं, ये होता है ना नोटिस में। तो गजट में ऐसा नहीं होता, गजट में रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन से कानून आए हैं, कौन कौन सा कानून है, पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा गजट में। आई बात समझ में? आगे जब आओगे बच्चे तो एक चीज़ संसद में ही, पार्लियामेंट में टर्म्स सुनने को मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है बच्चे, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसको सामान्य शब्दों में या लोकप्रिय शब्दों में बजट बोला जाता है। तो हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा गया, हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। तो बजट को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। बजट को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, संविधान में बजट को क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। सालाना आप क्या कर देते हो, वित्तीय विवरण देते हो कि आपका आय कितना है और आपका खर्चा कितना है, इसकी पूरी जो जानकारी होती है वो किस में होती है, वार्षिक वित्तीय विवरण में होती है बच्चे। आई बात समझ में? तो बजट को टेक्निकली क्या बोलते हैं, तकनीकी शब्द क्या है बजट का, तो आप लोग क्या बताएंगे बच्चे? बजट को संविधान में क्या नाम दिया गया, मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से। बजट को संविधान में क्या नाम दिया गया? हाँ, बजट को संविधान में क्या नाम दिया गया? अनुच्छेद 112 में बजट को क्या लिखा, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ध्यान में रखना है बच्चे तुम्हें ना। बजट तो एक लोकप्रिय शब्द है, आम बोलचाल की भाषा में सब लोग बजट बोलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण तुम्हें पता होना चाहिए कि बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है बच्चे। और जो बजट होता है बच्चे, ठीक है ना, बजट के कुछ क्रम होते हैं बच्चे। बजट कैसे प्रस्तुत होता है, जब भी बजट प्रस्तुत होगा वो कहाँ पे प्रस्तुत होगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। तो बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बजट पर क्या होता है, सामान्य चर्चा होती है, बजट पे सामान्य जनरल डिस्कशन बोला जाता है बच्चे। इसके बाद क्या होता है, लेखा अनुदान की मांग की जाती है। फिर इसके बाद से क्या होता है, बजट पर विस्तृत चर्चा होता है। फिर इसके बाद सरकार द्वारा अनुदानों की मांग की जाती है। इसके बाद क्या होता है, कटौती प्रस्ताव आता है। और इसके बाद क्या आता है, विनियोग विधेयक आता है। और इसके बाद क्या होता है, वित्तीय विधेयक। ये बजट के प्रक्रिया, ये सारे प्रक्रिया पूरा होने के बाद जाकर बजट पास होता है। और बजट जब पास होगा तभी सरकार को संचित निधि कोष से खर्च करने का अधिकार मिलता है बच्चे। बजट पास होने के बाद ही सरकार संचित निधि कोष से खर्च कर सकती है, आकस्मिक निधि से खर्च कर सकती है, और लोक लेखा निधि से खर्च करने का उसे अधिकार मिलता है। वैसे तो बजट जब पास होगा तो संचित निधि कोष से क्या करती है, खर्च करती है। क्लियर है ये चीज़? जी सर। एक मिनट बच्चे। हाँ, मेरे ख्याल से टेप से चिपका दें तो